तो आज के वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे यू शेप्ड मैग्नेट का एग्जांपल लेंगे। सो लेट अस से दिस इज अ यू शेप्ड मैग्नेट एंड दिस इज द साउथ पोल एंड दिस इज द नॉर्थ पोल। ठीक है, देखो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा ये। ठीक है ना, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ से इस पैरेलल लाइन से हम डिनोट करेंगे। ठीक है ना, ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमें कुछ कंडक्टर यहाँ पे रखने हैं। लेट अस से एनी कंडक्टर इज प्लेस्ड इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे सपोज करो ये कंडक्टर है, इसको हम इस तरह से रख दिए, यानी कि ऑब्लिकली। तो हम यहाँ पे एक तरह से ये रखेंगे और दूसरा तरीका ये होगा, इस तरह से रखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, और हम यहाँ पे जब लॉरेंज के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना, लॉरेंज कौन, ये हेनरिक ए लॉरेंज। ठीक है ना, हेनरिक ए लॉरेंज, ये एक डच साइंटिस्ट है। क्या है ये? डच साइंटिस्ट है। इनका मानना ये था कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को किसी हम मैग्नेटिक फील्ड में हम जब रखते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कुछ फोर्स जो है एक्सपीरियंस करता है ना, वो कंडक्टर कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और उसी फोर्स को इन्होंने अपना नाम दिया था लॉरेंज फोर्स। क्या बोला था? लॉरेंज फोर्स इन्होंने बोला था। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये जो लॉरेंज फोर्स है, यहाँ पे देखो जब किसी भी कंडक्टर के ऊपर कोई भी फोर्स जब एक्सपीरियंस करेगा तो उस फोर्स की वजह से कंडक्टर के अंदर जो मौजूद चार्जेज होंगे दैट विल स्टार्ट फ्लोइंग और दैट विल बी इन मोशन। वो क्या जाएंगे, या तो फ्लो करेंगे या फिर मोशन में आना चालू कर देंगे। इट मीन्स दैट हम इसके पहले रीड किए हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस, यानी कि जब ये चार्जेस मूव करना चालू कर देते हैं तो उस कंडीशन में करंट जो है प्रोड्यूस होना, जनरेट होना ये स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ यहाँ पे ये प्रोसेस ये था, लॉरेंज ने अपनी इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये समझाया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम एक यू शेप्ड मैग्नेट हम यहाँ पे लिए हैं, यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसके बीच का ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। लेट अस से दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ऑब्जेक्ट को हमें या तो ऑब्लिकली रखना है या फिर हमें इस तरह से पैरेलल रखना है। ठीक है ना, जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऑब्लिकली रखेंगे या फिर पैरेलल रखेंगे तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि इस कंडक्टर के ऊपर टोटल कितने अमाउंट में फोर्स लगेंगे। यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली और पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अगर हम पैरेलल हम रखेंगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर पर कितना फोर्स लगेगा, हमें ये फाइंड करना है। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका क्या, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्लिकली रख देंगे तो इस पे इसके ऊपर कितना ये फोर्स लगेगा, ये मतलब एक पैरेलल और दूसरी बार क्या होगा, ऑब्लिकली। ठीक है ना, देखो हम सबको पता है यहाँ पे, इसके पहले हम आपको समझाए थे कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जैसे जैसे करंट को हम इंक्रीज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ये बढ़ता चला जाता है। तो जैसे जैसे करंट को हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जब इंक्रीज होगा तो हम कह सकते हैं इसका फोर्स है ना, मैग्नेटिक फील्ड में ये फोर्स ज़्यादा ये एक्सपीरियंस करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा जाएगा। So it means that we can say this force is directly proportional to the ये फ्लो ऑफ करंट। ये फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये फ्लो ऑफ करंट के। ठीक है, अब आगे अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा कि देखो ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पर रखना है, ऑब्जेक्ट का कुछ भी लेंथ हो सकता है ना। सो लेट हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का लेंथ है L। तो जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट का लेंथ यहाँ पे ये इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये फोर्स भी ये एक्सपीरियंस ज़्यादा या फिर कम करेगा। सो इट मीन्स दैट वी कैन से दिस फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब कि इस मैग्नेटिक फील्ड में जो भी कुछ हम यहाँ पे कंडक्टर रखेंगे उस कंडक्टर के लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि फोर्स कितना ज़्यादा वो एक्सपीरियंस करेगा। इफ़ द लेंथ विल बी ग्रेटर देन द फोर्स विल एक्सपीरियंस ग्रेटर, इफ़ द लेंथ विल बी लेसर देन द फोर्स ऑल्सो विल एक्सपीरियंस लेसर। एंड नेक्स्ट वन इज देखो नेक्स्ट वन क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली हम इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे कि जैसे जैसे फ्लो ऑफ करंट यहाँ पे
यानी कि करंट हम बढ़ाएंगे यहाँ पे तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं द फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये तीन रिलेशन हमें मिल गया। क्या क्या है यहाँ पे? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस करंट एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को अगर हम इस तरह से रखते हैं ऑब्लिकली, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को अगर हम ऑब्लिकली रखते हैं, चलो यहाँ पे एक सिंबल बनाते हैं ये, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते हैं ये। जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हमें ये चेक करना होगा, लेट अस से दिस इज एनी कंडक्टर, है ना, ये कोई कंडक्टर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये इसके लेंथ के ऊपर ये डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और इस ये जो यू स्टेट मैग्नेट है, जो भी बैटरी या फिर इसको सप्लाई दिया जाएगा, टोटल अमाउंट में करंट क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स को हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये दिस विल रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑब्लिकली। तो जैसे ऑब्लिकली रखा गया तो यहाँ देखो, ध्यान से देखना, ये यहाँ पे एक एंगल बनेगा, देखो ध्यान से, here this conductor will form some angle with this parallel line, है ना। ये जो पैरेलल लाइन्स है यहाँ पे ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ ये कुछ एंगल यहाँ पे बनेगा। अगर इसको थोड़ा हम बड़ा यहाँ पे नोट करें तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। और यहाँ पे देखो ये ऑब्लिकली है ना, स्लैंट, देखो ये स्लैंट यहाँ पे अब कंडक्टर का रखा गया है, तो ये स्लैंट लाइन अगर हम यहाँ पे डिनोट करें तो दिस स्लैंट लाइन विल रिप्रेजेंट द कंडक्टर, है ना, ये कंडक्टर का लेंथ हो जाएगा। फिर उसके बाद से अगर हम इसके बीच ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इन दोनों के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इस तरह से ये, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाएगा। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, बचा ये दोनों साइड, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस इन दोनों का अगर हम साइन का रेशियो देखें तो ये हमें साइन मिलेगा यहाँ पे, और ये कुछ एंगल यहाँ पे बनेगा जिसे हम थीटा बोलेंगे, ठीक है। देखो अगर हम ऑब्जेक्ट को ज़्यादा बेंड करके ऐसे रखेंगे, ऐसे ज़्यादा, जितना हम कम, जितना इसे कम, मतलब कि ज़्यादा, जितना ज़्यादा हम इसको झुकाएंगे इस पर फोर्स उतना ही कम लगेगा। अब इसको हम बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे बेंड को इंक्रीज करते जाएंगे यहाँ पे, यानी कि एंगल बढ़ता जाएगा, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम कह सकते हैं फोर्स भी ये कम या फिर ज़्यादा होगा। इट मीन्स इफ़ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट समथिंग लाइक दिस, इतना ज़्यादा अगर बेंड करके रख देंगे तो इस कंडीशन में फोर्स यहाँ पे कम लगेगा, और इसको जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, है ना, इस तरह से स्ट्रेट करते जाएंगे, इसके ऊपर फोर्स उतना ही ज़्यादा लगता चला जाएगा। सो इट मीन्स दैट वी कैन से द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करेंट एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स साइन रेशियो। अगर इन चारों को अगर हम एक साथ हम कंबाइन करते हैं यहाँ पे, तो कंबाइन करने पे हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, फ्लो ऑफ करंट आई एंड द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इट्स साइन रेशियो, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें एक रियल रिलेशन मिलेगा। इफ़ वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल, सो वी कैन गेट हियर एफ इज इक्वल टू के मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बी फ्लो ऑफ करंट आई, लेंथ ऑफ कंडक्टर एल, साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे एक हमें ये रिलेशन मिल गया, F इज इक्वल टू के बी आई एल साइन थीटा। अब यहाँ पे F इज इक्वल टू के बी आई एल साइन थीटा को अगर हम आगे की ओर सॉल्व करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें दो कंडीशन मिलेगा। ये दो कंडीशन क्या क्या होंगे यहाँ पे, देखो, तो इसको हम केस 1 से अगर हम डिनोट करें, केस 1, देखो केस 1 में अगर हम इस के की वैल्यू, है ना, इफ़ के इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं और ये थीटा की वैल्यू अगर हम 0 हम पुट कर देते हैं। अब थोड़ा ध्यान समझना, ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। अगर हम के की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ये तो समझ में आ रहा है। अगर थीटा की वैल्यू अगर 0 अगर हो जाता है तो इसका मतलब कि जो यहाँ पे कंडक्टर रखा जा रहा है पैरेलल टू दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन रखा जा रहा है यहाँ पे, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट और लाइन के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0। देखो ध्यान से, अगर ये ऑब्जेक्ट, देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ अगर ऐसे रख देंगे यहाँ पे सीधा पैरेलल टू दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सीधा ऐसे रख देंगे तो इनके बीच में कोई भी एंगल ये नहीं बनेगा। तो यानी कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पैरेलल हमें रखना होगा, तभी ये कंडीशन हो सकता है कि इन दोनों के बीच यहाँ पे एंगल ना बने।
अदरवाइज अगर हम ऑब्जेक्ट को इस तरह से ऑब्लिकली रखेंगे तब तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ ये कुछ एंगल बनाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में के का वैल्यू 1 और थीटा का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये फोर्स इज इक्वल टू हमें टोटल कितना मिलेगा, सो साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और ये टोटल फोर्स हमें मिलेगा क्या 0। सो इट मीन्स दैट अगर हम ऑब्जेक्ट को इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में अगर पैरेलल अगर हम रख देंगे तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, कंडक्टर के ऊपर कोई भी यहाँ पे फोर्स नहीं लग सकता है। अगेन लिसन इट, इफ वी प्लेस एनी कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, so it means that there will be no any force experience on the कंडक्टर, कंडक्टर पे कोई भी फोर्स वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड पैरेलल इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड सो हाउ मच द फोर्स विल एक्ट, कितना फोर्स लगेगा उस बॉडी के ऊपर, उस कंडक्टर के ऊपर। तो आप इसका आंसर क्या बताओगे 0। किस कंडीशन में, जब ऑब्जेक्ट को पैरेलल रखा जाएगा, ठीक है ना। अच्छा दूसरा कंडीशन इसका ध्यान से दो, अगर हम इसको ठीक रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स का मतलब कि इफ द बॉडी एक्सर्टिंग और एक्सपीरियंसिंग द जीरो फोर्स, जीरो न्यूटन फोर्स, सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि अगर फोर्स 0 अगर लगेगा तो उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो पोजीशन क्या हो जाएगा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है ना। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो तो अब यहाँ पे केस नंबर 2 में अगर हम देखें, यहाँ पे केस नंबर 2 में भी हम यहाँ पे k की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करेंगे और इस बार थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे। थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पैरेलल नहीं रखा जा रहा है, अब ऑब्जेक्ट को ये परपेंडिकुलर रखा जा रहा है ऐसे, है ना। जब ऑब्जेक्ट को हम परपेंडिकुलर रखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे। जब ये इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा तो इस कंडीशन में हमें फोर्स टोटल कितना मिलेगा, ये हो जाएगा क्या B मैग्नेटिक फील्ड और ये फ्लो ऑफ करेंट I, लेंथ ऑफ द कंडक्टर L और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू 1, तो ये F इज इक्वल टू BIL के इक्वल हमें मिलेगा। इट मीन्स if the object is placed perpendicular to the magnetic field line then the total force will experience by the conductor product of the magnetic field, flow of current I and the length of conductor L, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फोर्स ये हमें मिलेगा, ठीक है ना। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर इसको आगे की ओर हम सॉल्व करें तो हमें एक फॉर्मूला मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का हमें फॉर्मूला मिलेगा, तो ये B इज इक्वल टू ये हो जाएगा F अपान IL, ठीक है ना। देखो F को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, I को हम एम्पियर में मेजर करते हैं और L को हम मीटर में मेजर करते हैं। तो इस तरह से यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा क्या, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। इसी को हम टेस्ला से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। किससे डिनोट करेंगे, टेस्ला से, और इसको हम डिनोट करते हैं एक यूनिट और होता है जिसे हम वेबर पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने के लिए इसके 3 यूनिट होंगे, पहला क्या होगा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, नेक्स्ट होगा टेस्ला, फिर उसके बाद होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जब तक कि किसी भी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसका मतलब कि वो उस बॉडी में कोई भी चेंजिंग नहीं आ सकता है, उस बॉडी में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो मूव करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें स्टडी करना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जब भी हम यहाँ पे यूज करते हैं तो सबसे मेन तरीका यहाँ पे ये होगा कि हम अपने लेफ्ट हैंड को ऐसा हम स्प्रेड करें कि ताकि यहाँ पे ये थंब और ये इंडेक्स फिंगर एंड दिस 4 फिंगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही होने चाहिए, ठीक है ना। आप लोग भी इसे स्प्रेड कर सकते हो एज आई हैव ड्रॉन ऑन दिस बोर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान ये देना होगा कि ये जो थंब होगा यहाँ पे यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और ये इंडेक्स फिंगर होगा राइट साइड में होगा और यहाँ पे 4 फिंगर ये होगा यहाँ पे आउटवर्ड की ओर होगा ना, बाहर की ओर ये होगा ये।
तो इस लेफ्ट हैंड को हमें ऐसा यहाँ पे स्प्रेड करना है कि ताकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिस 3 फिंगर्स ये अरेंज हो जाए। अच्छा, ऐसा हम क्यों करते हैं यहाँ पे, ये है ना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में, है ना यहाँ पे क्या यहाँ पे समझाया क्या गया है यहाँ पे कि देखो, इसके पहले हमको समझाया क्या, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं, ये ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जब भी हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो हम अपने फिंगर्स को इस तरह से स्प्रेड करना होगा कि थंब यहाँ पे फोर्स को इंडिकेट करेगा और ये इंडेक्स फिंगर फील्ड को और ये 4 फिंगर करंट को ये इंडिकेट करेगा। अब इसके लिए यहाँ पे देखो, अगर हम एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करें, लेट अस से दिस इज द रेक्टेंगुलर एरिया इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर एरिया है जो कि ये मैग्नेटिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये क्वेश्चन में ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ये इनवर्ड हो जाए, ठीक है ना, क्या हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इनवर्ड है तो हमें फाइंड करना है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ हमें फोर्स फाइंड करना है। फिर से सुन लो यहाँ पे, इफ this rectangular surface is representing the magnetic field and the direction of magnetic field is given inward, as so we have to find here the direction of force। तो direction of force हम कैसे find करेंगे, so here for solving this we have to spread our palms of the left hand। हमें ऐसा यहाँ पे स्प्रेड करना है कि ताकि देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड की ओर यहाँ पे इंडिकेट करें, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन इंडिकेट करेगा, इंडेक्स फिंगर। तो इस इंडेक्स फिंगर को हमें इनवर्ड की ओर रखना है, यानी कि ऐसे देखो, इंडेक्स फिंगर क्या हो गया, इनवर्ड की ओर हो गया। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से रखना है, ये देखो ऑब्जेक्ट को, और ये फ्लो ऑफ करंट है ये, ठीक है ना। तो फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन ये है, तो हमें इंडेक्स फिंगर को जब हम इनवर्ड की ओर यहाँ पे रखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगा। और यहाँ पे देखो ये फिर फ्लो ऑफ करंट को कौन इंडिकेट करेगा, ये 4 फिंगर। अब 4 फिंगर देखो इस डायरेक्शन में है, 4 फिंगर लेफ्ट साइड यहाँ पर राइट साइड में है और ये इंडेक्स फिंगर इनवर्ड हो गया, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, देखो अपवर्ड। फिर से समझ लो, यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ड लगेगा और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमें फाइंड करना है। तो ये करंट का फ्लो यहाँ पे राइट साइड में दिखा रहा है, यहाँ पे तो करंट का फ्लो जब राइट साइड में है तो 4 फिंगर करंट को यहाँ पे शो करेगा। तो 4 फिंगर को इसी डायरेक्शन में हमें अलाइन करना है। देखो 4 फिंगर इसी लाइन में हो गया और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इंडेक्स फिंगर इनवर्ड की ओर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, थंब अपवर्ड की ओर हो जाएगा। तो यानी कि ये जो फोर्स लगेगा ये कैसा लगेगा, अपवर्ड लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लो यहाँ पे, अगर हम इस कंडक्टर को अगर हम इस तरह से प्लेस कर देते हैं और ये फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन अब ये है, ठीक है ना। क्वेश्चन अभी भी वही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, हमें फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस कंडीशन में क्या होगा, जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करेंगे तो इसके लिए देखो 2 चीज़ें हमेशा आप ध्यान दो। 2 चीज़ें क्या, यहाँ पे एक तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या दिया है, इनवर्ड दिया है कि आउटवर्ड दिया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन क्या है। ये 2 चीज़ें अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ से डायरेक्शन ऑफ फोर्स ईजिली आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। देखो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से देखो तरीका क्या होगा, इंडेक्स फिंगर इनवर्ड होना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, इन द क्वेश्चन इज गिवन द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो ये इनवर्ड डायरेक्शन, इंडेक्स फिंगर को इनवर्ड रख देना है। अब देखो यहाँ पे ये जो फ्लो ऑफ करंट ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन है ना, यानी कि 4 फिंगर हमें अपवर्ड करना है, यानी कि अपने पाम्स को हमें ऐसे रोटेट कर देना है। जब इस तरह से हम रोटेट कर देंगे तो देखो ये 4 यहाँ पे इंडेक्स फिंगर ये कहाँ जा रहा है, ये इनवर्ड की ओर जा रहा है और ये 4 फिंगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, 4 फिंगर अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है। तो इस कंडीशन में अब देखो ये थंब किधर जाएगा, लेफ्ट साइड में, यानी कि जो फोर्स लगेगा अब ये लेफ्ट साइड लगेगा, है ना। तो यानी कि जो फोर्स लगेगा ये हो जाएगा लेफ्ट साइड यहाँ पे लगेगा ये, ठीक है ना। तो अब देखो थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे इंडेक्स फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे अगर करें इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि क्या होगा, इनवर्ड होगा। ये 4 फिंगर किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ही रखा गया है ना। और यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट साइड में।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। देखो 2 क्वेश्चन हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन का क्या करते हैं, इसी को हम अपोजिट कर देते हैं, इसको हम लिख देते हैं आउटवर्ड। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर आउटवर्ड हो जाए तो इस कंडीशन में डायरेक्शन ऑफ फोर्स आप फाइंड करो। चलो यूज करो अपने लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट हैंड अपना ओपन करो, लेफ्ट हैंड ओपन करो, हाँ ऐसे ओपन करो। फिर उसके बाद क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को कौन इंडिकेट करेगा यहाँ पे, इंडेक्स फिंगर, तो इंडेक्स फिंगर क्या होना चाहिए, आउटवर्ड, यानी कि ऐसे, तो ये आउटवर्ड हो गया ना, ये ऐसे रखो आप लोग भी, आउटवर्ड ये हो गया। अब देखो यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट कैसा है, अपर डायरेक्शन, तो फ्लो ऑफ करंट क्या हो गया, अपर डायरेक्शन, सॉरी ये हो जाएगा 4 फिंगर, यानी कि हो जाएगा अपर डायरेक्शन ऐसे, यानी कि अपने फिंगर को ऐसे रखना है। तो ये 4 फिंगर अपर डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन। अब फोर्स कैसा लगेगा, राइट साइड, टुवर्ड्स द राइट साइड लगेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आंसर लिख देना राइट साइड। तो ये ध्यान देने वाली बात ये है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इनवर्ड है कि आउटवर्ड है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपने लेफ्ट हैंड को हम अलाइन करेंगे यहाँ पे, है ना, स्प्रेड करेंगे यहाँ पे। तो एग्जाम में यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन, 2 से 3 तरह के क्वेश्चन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पूछे जाते हैं। पहला तो ये इसमें पूछा जाएगा कि व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है क्या, उसमें डेफिनेशन बताना विद द डायग्राम, डायग्राम के साथ बनाना है यहाँ पे ये। दूसरा क्वेश्चन, अगर डेफिनेशन अगर नहीं पूछा जाएगा तो इस तरह के यहाँ पे प्रॉब्लम आपसे पूछ लिया जाएगा, है ना। जब इस तरह के प्रॉब्लम यहाँ पूछे जाएंगे, आप 1-2 क्वेश्चन आप खुद जब प्रैक्टिस कर लोगे, और ज़्यादा नहीं 1 से 2 मार्क्स इससे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 तरीके आपको ये जरूरी है आना। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तीसरा यहाँ पूछा जाएगा कि फॉर व्हाट पर्पस वी यूज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का हम किस लिए यूज करते हैं यहाँ पे। सो फॉर फाइंडिंग द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब कि फोर्स का डायरेक्शन, फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल डीसी मोटर। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझिएगा, सिंपल डीसी मोटर, हालांकि 2022 के सिलेबस में, ICSE 2022 के सिलेबस में, है ना, ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है सिंपल डीसी मोटर। फिर भी आपको हम यहाँ पे समझा देते हैं यहाँ पे व्हाट इज सिंपल डीसी मोटर। सो फॉर defining this, first of all we need to understand its diagram. Let us say this is the U-shaped magnet. हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि ये कोई U-shaped magnet है। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, U-shaped magnet इस तरह से बनेगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो U-shaped magnet ये इस तरह से बनेगा, तो इनके बीच का ये जो एरिया होगा ना, इसकी बात हम करेंगे, है ना, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे लेट अस से दिस इज द साउथ पोल एंड दिस इज द नॉर्थ पोल। तो इस पोल यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम यहाँ पे इस बार कोई ऐसा आयरन प्लैंक रखेंगे जो कि ये रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है। कैसा होगा ये, रेक्टेंगुलर। सो अगेन लिसन, फर्स्टली वी हैव टू टेक हियर अ U-shaped इलेक्ट्रोमैग्नेट। हमें क्या लेना है, U-shaped इलेक्ट्रोमैग्नेट लेना है, और इस U-shaped इलेक्ट्रोमैग्नेट के इस बीच में मैग्नेटिक फील्ड में हम यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर आयरन प्लैंक रखना है ना। तो लेट अस से दिस इज द PQRS इज द रेक्टेंगुलर आयरन प्लैंक। अब इस रेक्टेंगुलर आयरन प्लैंक का यूज करके हमें एक आर्मेचर बनाना है। अब आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर का मतलब ये कि हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो रेक्टेंगुलर आयरन प्लैंक रखे हुए हैं, इसके अराउंड हमें इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप करना है। जब ये इंसुलेटेड कॉपर वायर इस तरह से हम कॉइल यहाँ पे बनाएंगे, तो इस तरह से एक आर्मेचर ये बनेगा, ठीक है ना। और इसी आर्मेचर के थ्रू हम यहाँ पे एक एक्सल को इस तरह से लगा देते हैं। इस एक्सल का काम ये होता है कि देखो एक्सल यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर प्लैंक के थ्रू जब यहाँ पे लगाएंगे, तो ये एक्सल ये रोटेट करेगा, है ना, एक रोटेटर का काम करेगा ये, है ना। तो जैसे जैसे ये रोटेट करेगा, इसका मतलब मोटर का एक फंक्शन इस अच्छे तरीके से काम करेगा। और यहाँ पे देखो एक तो हो जाएगा एक्सल, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सल बोलेंगे। यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, इसे हम बोलेंगे एक्सल, ठीक है। और ये PQRS क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयरन प्लैंक हो जाएगा, और ये U-shaped मैग्नेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस एक्सल के थ्रू यहाँ पे एक
स्प्लिट स्लिप रिंग यहाँ पे लगा देते हैं, और ये स्प्लिट स्लिप रिंग ये 2 हाफ में होता है ये, ठीक है ना। और इस दोनों हाफ को एक पेयर के साथ यहाँ पे ऐसे हम कनेक्ट कर देते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, स्प्लिट स्लिप रिंग इसे हम बोलेंगे। और इसी स्प्लिट स्लिप रिंग को एक और नाम हम देते हैं जिसे हम कम्यूटेटर कहते हैं, ठीक है ना, कम्यूटेटर। इसका काम ये होता है कि जो भी हम यहाँ पे इस मोटर को सप्लाई देते हैं, इस करंट के डायरेक्शन को ये चेंज कर देगा। कौन, स्प्लिट स्लिप रिंग, जिसे हम कम्यूटेटर ये कहते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे जब हम स्प्लिट स्लिप रिंग यहाँ पे कनेक्ट करा देते हैं तो ये एक्सल अब ये रोटेट करना चालू करेगा जैसे इसको सप्लाई मिलना चालू हो जाएगा। जैसे इसे रोटेट करेगा तो देखो इसके साइड में कोई सपोर्टर नहीं है, तो सपोर्टर नहीं है तो एक्सल तो इसका रोटेट करने तो करेगा लेकिन ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, है ना, हिलेगा ये। It means that when this will rotate about its axis, so this will deflect. ये क्या होगा, deflect होगा। So for stopping this deflection, we need to connect here another parts that is called brush. इसे हम क्या बोलेंगे, ब्रश बोलेंगे। लेट अस से दिस इज द B1 एंड दिस इज द B2। तो इसके दोनों साइड से हम यहाँ पे एक ब्रश लगाएंगे और एक यहाँ पे ब्रश लगाएंगे। सो बाय दिस एक्सल विल स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सिस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ दिस मोटर। अब इस मोटर को हमें सप्लाई देना है। For giving the supply, we need to connect this device through a battery. तो जैसे ही हम यहाँ से बैटरी से कनेक्ट कराएंगे और यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे, है ना, जैसे ही इसे सप्लाई देंगे तो करंट यहाँ पे फ्लो होना चालू करेगा। और जैसे ही करंट फ्लो होना चालू करेगा तो ये है तो ये मशीन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया जा रहा है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना चालू करेगा, किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, है ना। तो ये इसका मेन फंक्शन हो जाता है, क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। और ये जो सिंपल डीसी मोटर है ये करंट कैरिंग कंडक्टर के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ये एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है कि द सिंपल डीसी मोटर ऑन विच प्रिंसिपल दिस वर्क, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसको आप लोग हमेशा याद रखना। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन a current carrying conductor। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रिंसिपल पे ये काम करेगा, कौन, सिंपल डीसी मोटर। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो जब भी यहाँ पे पूछा जाए मोटर के बारे में, सिंपल डीसी मोटर के बारे में, यहाँ पे सिंपली आपको 3 पार्ट्स के बारे में, 3 कंपोनेंट को आपको बताना है। पहला क्या होगा, यहाँ पे यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, दूसरा आर्मेचर हो जाएगा, तीसरा इसमें हो जाएगा स्प्लिट स्लिप रिंग हो जाएगा जिसे हम कम्यूटेटर भी बोलेंगे। चौथा अगर आप डिफाइन करना चाहो तो ब्रश को भी बता सकते हो। ब्रश का काम ये होता है कि रोटेशन ऑफ दिस एक्सल को ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये कर देता है ये, ठीक है ना। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द क्लास 10th ICSE, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसको हम समझते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एज बिफोर दिस आई वाज टोल्ड यू अबाउट द ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में हम आपको समझाए थे, तो उसमें आपको हम ये समझाए थे कि सपोज करते हैं कि ये कोई आयरन नेल है और इस आयरन नेल को हम ये कॉपर वायर से, इंसुलेटेड कॉपर वायर से इस तरह से हम रैपिंग कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे कॉपर वायर से इसे हम रैपिंग करते हैं तो इसको हमें कनेक्ट कराना होता है बैटरी के साथ। और यहाँ पे जैसे ही इसको हम किसी बैटरी के साथ ये कनेक्ट कराते हैं, ये है ना, बैटरी से जैसे ही कनेक्ट कराते हैं यहाँ पे तो इसमें करंट फ्लो होगा, है ना। जैसे ही करंट इसमें फ्लो होगा तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये शो करेगा। क्या शो करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये शो करेगा, है ना। यानी कि ये एज ए मैग्नेट बिहेव करना चालू करेगा। कब, जैसे हम इसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट कराते हैं। फिर से समझ लो यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। एज वी कनेक्ट एनी आयरन नेल थ्रू द बैटरी आफ्टर wrapping insulated wire, so the on flowing the current this will behave as a magnet। ये मैग्नेट तरफ बिहेव करेगा तो इस तरह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ये बनना चालू हो जाएगा, है ना।
तो जैसे इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे, तो ये तो हो जाएगा ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, है ना। तो ये ओरेस्टेड ने अपनी एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेट को डिफाइन किया था, लेकिन बाद में चल करके जब माइकल फैराडे आए, तो माइकल फैराडे का कहना ये था कि अगर हम किसी भी आयरन नेल के थ्रू करंट को अगर हम पास करा रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, यानी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जा रहा है, क्यों ना हम इसका उल्टा काम करें। थोड़ा ध्यान समझना इस चीज़ को, है ना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओरेस्टेड का ठीक उल्टा काम माइकल फैराडे ने सोचा। उन्होंने ये ऐसा सोचा कि अगर यहाँ पे ये किसी कंडक्टर के थ्रू हम यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ला सकते हैं, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, तो क्यों नहीं हम मैग्नेटिक फील्ड पहले बना दें, उसकी वजह से हम करंट यहाँ पे प्रोड्यूस करना चालू करते हैं यहाँ पे। ठीक इसका उल्टा इन्होंने सोचा माइकल फैराडे ने। तो एक्चुअल में ये जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं, तो हमें समझना होता है माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट। माइकल फैराडे ने क्या कहा था? माइकल फैराडे का कहना बस यही था कि if the flow of the current, the iron nail is showing the magnetic property and around that the magnetic field create, then why not due to magnetic field the current can produce। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट क्यों नहीं प्रोड्यूस हो सकता है, ये है ना। ये माइकल फैराडे का ये एक्सपेरिमेंट था। तो यहाँ पे अगर हम फैराडे एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर हम देखें, फैराडे एक्सपेरिमेंट, और इसी फैराडे एक्सपेरिमेंट से आपको समझ में आएगा भी मीनिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो फैराडे ने पहले ये सोचा कि उनके दिमाग में ये आया कि ओरेस्टेड ने किस तरह से अरेंजमेंट क्या क्या किया था। तो उनके दिमाग में ये आया कि उन्होंने सबसे पहले कोई कंडक्टर लिया था, उस कंडक्टर के अराउंड उन्होंने लूप बनाना। कंडक्टर को हम इंसुलेटेड वायर से हम रैप करते हैं, तो वहाँ पे एक कॉइल बनना चालू हो जाता है। तो उनके दिमाग में पहले आया कि क्यों ना हम भी एक कॉइल बना दें। तो सबसे पहले उन्होंने एक कॉपर वायर लिया और उस कॉपर वायर का इन्होंने इस तरह से कॉइल बनाना चालू कर दिया, है ना, इस तरह से। तो जैसे ही उन्होंने ये कॉइल बनाया यहाँ पे, तो इस कॉइल के नज़दीक फिर उन्होंने ये सोचा कि इस कॉइल में करंट कैसे आ रहा है ना। उन्होंने ये सोचा कि कॉइल में करंट आखिर कैसे जा रहा है यहाँ पे। तो कॉइल बनने तो बन गया यहाँ पे। फिर उनके दिमाग में ये आया कि एक्चुअल में जो कॉइल बना हुआ है, इसी के अंदर तो आयरन नेल को रखा गया है, और आयरन नेल का रखने की वजह से इसके अराउंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये शो करना चालू कर दिया। तो क्यों ना हम यहाँ पे एक मैग्नेट को यहाँ पे रख दें यहाँ पे, है ना। उनके दिमाग में ये आया। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने एक मैग्नेट को यहाँ पे रखा, है ना, जैसे ही इन्होंने मैग्नेट को यहाँ पे रखा यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पे कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये माइकल फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट है, ये कहीं कहीं सुनने के ये मिलता है कि जैसे ही माइकल फैराडे ने यहाँ पे एक कॉइल बनाया और कॉइल बना करके उन्होंने एक मैग्नेट को उसके नज़दीक रखा, तो उस कॉइल के अंदर कुछ भी वहाँ पे मूवमेंट या फिर कोई भी करंट वहाँ पे फ्लो देखने को नहीं मिला। और ये एक्सपेरिमेंट बार बार वो करते रहे, रिपीट करते रहे, लेकिन वहाँ पे उनको सक्सेस नहीं मिला। और यहाँ पे इस कॉइल के थ्रू यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर को भी इन्होंने कनेक्ट किया था। इस गैल्वेनोमीटर का काम ये होता है कि देखो, इसका नीडल ये अपराइट होता है यहाँ पे, है ना। गैल्वेनोमीटर का ये नीडल अपराइट होता है। ये मतलब अगर गैल्वेनोमीटर ये नीडल अपराइट है, इट मीन्स दैट देयर इज नो एनी फ्लो ऑफ करंट, इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अगर ये नीडल ये राइट साइड अगर चला गया, इसका मतलब इसके अंदर राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड चला गया, जरा भी डिफ्लेक्शन हुआ, इट मीन्स दैट द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, यानी कि करंट इसमें फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन भाई साहब, यहाँ पे मैग्नेट रखने तो रख दिए यहाँ पे, लेकिन इस कॉइल के अंदर कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिला। जब मूवमेंट देखने को नहीं मिला, अब ये माइकल फैराडे देखो साइंटिस्ट, ये अब ये एक्टिविटी करते गए, यहाँ पे काम करते गए, इनको जब सक्सेस नहीं मिला, अंततः परेशान हो गए। फाइनली जब ये माइकल फैराडे ये परेशान हो गए, तो इन्होंने गुस्से में उठाया मैग्नेट और फेंक दिया। देखो, ये सुनने के लिए कहीं कहीं स्टोरी ये सुनाया भी जाता है, ये कहीं कहीं लिखने में मतलब लिखा हुआ भी मिलता है, ये माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट। तो जब गुस्से में इन्होंने मैग्नेट को उठाया और फेंक दिया। अच्छा, फेंकने का भी तरीका क्या देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं था कि मैग्नेट को फेंका और इस कॉइल पे जाकर के हिट कर दिया और कॉइल यहाँ पे हिट हुआ तो ये लगा यहाँ पे डिफ्लेक्शन का, ऐसा नहीं था। यहाँ पे फेंके ऐसा भी कि ठीक इसके ऊपर से पास हुआ, ये मैग्नेट ठीक इसके ऊपर से काफ़ी हाई वेलोसिटी के साथ यहाँ पे पास हुआ।
एज द मैग्नेट पासेज ओवर दिस कॉइल विथ हाई वेलोसिटी देन द डिफ्लेक्शन इज शोन इनटू द गैल्वेनोमीटर। यहाँ भी इन्होंने जो गैल्वेनोमीटर दिखा यहाँ पे ऐड किया था, कनेक्ट किया था, इसके नीडल में कुछ डिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने मिला। तब वहाँ पे उनका दिमाग तुरंत क्लिक किया, यहाँ पे मैग्नेट इसके नज़दीक रखने से कुछ नहीं होगा, अगर हम इस हाई वेलोसिटी के साथ यहाँ पास कराएंगे तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने मिलेगा। अगर गैल्वेनोमीटर में ये डिफ्लेक्शन होगा, इसका मतलब इस कॉइल के अंदर करंट यहाँ पे पास हो रहा है ये, ठीक है ना। आप सबको पता है, इसके पहले हम समझाए थे कि अगर हम किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अगर रखेंगे तो इसका मतलब जो करंट का जो डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। देख लो, ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये ऐसा अगर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाता है। ये अकॉर्डिंग टू क्लॉक रूल के अकॉर्डिंग। तो एन का अपर पार्ट ये देखो इस तरह से रोटेशन करेगा जिसे एंटी क्लॉकवाइज, और एस हुआ तो इस तरह से रोटेशन जिसे हम क्लॉकवाइज बोले। तो देखो मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसकी तरफ रखा गया है। तो पहला स्टेप इन्होंने ये समझाया कि एज वी विल पास दिस मैग्नेट विथ हाई वेलोसिटी ओवर दिस कॉइल सो द डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स द राइट साइड। किधर होगा, पहला डिफ्लेक्शन होगा राइट साइड की ओर यहाँ पे, क्योंकि नॉर्थ पोल को यहाँ पे रखें। देखो एक बार यहाँ हाई वेलोसिटी के साथ ये से पास कराएंगे, देन आफ्टर दैट आल्सो दे विल हैव टू रिटर्न बैक्स, उनको फिर ये रिटर्न बैक्स वापस लेकर आना है। तो जब वापस लेकर आए इस बार डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड होगा। इसका मतलब ये हो गया, जब ये नॉर्थ पोल को कॉइल के नज़दीक यहाँ पे रख रहे हैं तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल राइट साइड यहाँ पे हो रहा है, फिर वापस जब लेकर आ रहे हैं यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल यहाँ पे लेफ्ट साइड यहाँ देखने को मिला। भाई साहब अब ये है माइकल फैराडे का ये एक्सपेरिमेंट है ना। तो ये इस तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि हाँ हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे। अभी तो देखो ये काफ़ी छोटे लेवल पर है ये, है ना। इसका यूज अभी बड़े बड़े लेवल पे यूज किया जाता है यहाँ पे ये, ठीक है ना। चलिए छोटे लेवल पर है ये। तो यहाँ पे तो मैग्नेट को रखने से यहाँ पे डिफ्लेक्शन इन नीडल हमें देखने को मिल गया। दूसरा कंडीशन, इन्होंने मैग्नेट को रिवर्स कर दिया, ऐसे उल्टा, यानी कि साउथ पोल को यहाँ नॉर्थ पोल को इधर कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो जैसे ही इस मैग्नेट को उन्होंने रिवर्स किया तो मैग्नेट के रिवर्स करने की वजह से डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया यहाँ पे ये, ठीक है ना। तो इस तरह से हम एक कह सकते हैं यहाँ पे माइकल फैराडे प्रूफ करके बता दिए कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें कुछ मेन बातें हमें, है ना, कुछ मेन स्टेटमेंट हमें यहाँ पे याद करके रखना होगा। यहाँ पे वो चीज़ें क्या क्या यहाँ पे, पहला क्या होगा यहाँ पे कि इस मैग्नेट को हमें विथ हाई वेलोसिटी के साथ पास कराना है। इस मैग्नेट को हमें क्या करना है, विथ हाई वेलोसिटी के साथ पास कराना है। दूसरा, अगर इस मैग्नेट के डायरेक्शन को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो डिफ्लेक्शन इन नीडल भी रिवर्स हो जाएगा। दो, ये ना यहाँ पे दो स्टेटमेंट हो गया। पहला क्या था, हमें विथ हाई वेलोसिटी के साथ पास कराना है। दूसरा, इस मैग्नेट का डायरेक्शन अगर हम रिवर्स कर देंगे तो नीडल का भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे, तीसरा और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि जब हम मैग्नेट को इसके नज़दीक लेकर आ रहे हैं यहाँ पे विथ हाई वेलोसिटी के साथ, इसके अंदर करंट आ जा रहा है। यानी कि ये जो करंट आ जा रहा है ना, इसी को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आया इंड्यूस्ड करंट क्या होता है। इंड्यूस्ड करंट मीन्स एज द मैग्नेट कम्स विथ हाई वेलोसिटी ओवर दिस कॉइल और नियर टू दिस कॉइल, जैसे ही नज़दीक आएगा इसके अंदर करंट आना चालू होगा, उसी को हम इंड्यूस्ड करंट हम बोलेंगे। अब ये इंड्यूस्ड करंट ये ज़्यादा कब होगा, कम कब होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हम इसकी बात करेंगे, है ना। तो ज़्यादा कब होगा, पहला कंडीशन विथ हाई वेलोसिटी के साथ अगर हम पास कराएंगे तो इंड्यूस करंट ज़्यादा होगा यहाँ पे। दूसरा कंडीशन, यहाँ पे जैसे कॉइल यहाँ पे बना रखे है ना, अगर सपोज करो एक कॉइल ऐसे बना दी है, ठीक है ना, इस तरह से, दूसरा कॉइल इस तरह से बना दी है यहाँ पे, और तीसरा यहाँ पे खुद बना रखे हुए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इंसुलेटेड कॉपर वायर का कॉइलिंग है, इसका देखो एरिया क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम है ना। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, बहुत ही कम है। लेकिन ये जो डायग्राम बना रखे हैं इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। तो किसी भी कॉपर को लेकर के जब हम कॉइल बनाते हैं, जितना ज़्यादा एरिया क्रॉस सेक्शन होगा उसमें करंट उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा। लिसन इट केयरफुली, किसी भी कॉइल को जब हम यहाँ पे लूप बनाएंगे, एरिया क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही नंबर में इंड्यूस्ड करंट भी होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा कंडीशन ये तो हो जाएगा एरिया क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट होगा इसमें
नंबर ऑफ टर्न्स, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे सेम, तो सपोज करते हैं यहाँ पे एक और यहाँ बना दिए और यहाँ भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, लेकिन इन दोनों कंडीशन में नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे एक में कम है और एक में ज़्यादा है। देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स काफ़ी कम है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स काफ़ी ज़्यादा है, तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा होगा उसमें इंड्यूस करंट ज़्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। दो यहाँ पे हो गया, तीसरे में भी यहाँ पे पहला क्या था, विथ हाई वेलोसिटी के साथ हमें पास कराना है, दूसरा इस मैग्नेट के डायरेक्शन को चेंज कर देना है, रिवर्स करना है, तो डिफ्लेक्शन इन नीडल भी रिवर्स हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे क्या हो गया कि अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा लेंगे तो इंड्यूस करंट भी ज़्यादा होगा। तीसरा क्या, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ज़्यादा होगा तो इंड्यूस करंट भी ज़्यादा होगा यहाँ पे, ये ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कुछ मेन टर्म्स आपको याद रखने हैं, यहाँ पे ये नंबर ऑफ टर्म्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और देखना है यहाँ पे इस मैग्नेट का स्ट्रेंथ क्या है। जितना ज़्यादा पावर मैग्नेट का होगा उतना ही ज़्यादा करंट इंड्यूस इसमें ये होगा, ये ठीक है ना। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा फैराडेज एक्सपेरिमेंट, और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये यहाँ पे मैग्नेट की वजह से ये इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जा रहा है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम किसी मैग्नेट को जब हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे, तो सपोज करते हैं ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे ये साउथ पोल है, और ये है कोई भी एरिया यानी कि कंडक्टर यहाँ पे, या फिर कोई भी हम कह सकते हैं कि पता है कि हर एक मैग्नेट के अराउंड इसका खुद का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही इस मैग्नेट के अराउंड भी इसका अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये इस मैग्नेट को जैसे ही आगे की ओर हम यहाँ पे आगे की ओर जैसे ही इसको हम विथ हाई वेलोसिटी के साथ लेकर जाते हैं, तो ये जो लाइन्स है यहाँ पे, है ना, अब ये डिपेंड ये करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कितनी ज़्यादा या फिर कम है। तो जैसे ही इस कॉइल के नज़दीक यहाँ पर आएगा, है ना, ये मैग्नेट जैसे ही कॉइल के नज़दीक आएगा, सपोज करते हैं ये कोई कॉइल है ये, ठीक है ना, इस कॉइल के नज़दीक जैसे ही यहाँ पर आएगा तो नंबर ऑफ लाइन्स ये डिनोट करेंगी इसको मैग्नेटिक फ्लक्स से। क्या डिनोट करेंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर से समझ लो, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे जितने ही नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे ज़्यादा होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना ही ज़्यादा होंगे यहाँ पे इस कॉइल के नज़दीक, वो मैग्नेटिक फ्लक्स को यहाँ पे इंडिकेट करेंगी, ठीक है ना। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि जब हम इस मैग्नेट को विथ हाई वेलोसिटी के साथ इस कॉइल के नज़दीक से या फिर ऊपर से हम पास करा रहे हैं यहाँ पे, तो ये ऐसी क्या क्या चीज़ें इसमें आ जा रही हैं कि जिससे इसमें करंट इंड्यूस इसमें हो जा रहा है, करंट का फ्लो होना चालू जा रहा है ये। हालांकि ये तो आपके 10th का पार्ट नहीं है, इसे हम 12th के पार्ट में हम यहाँ पे 12th क्लास 12th में पढ़ेंगे। इसमें एक्चुअली अगर डीपली अगर देखा जाए, आप सबको पता ये है, अगर हम किसी भी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उस कंडक्टर पर कुछ फोर्स लगता है। भी इसके पहले आपको समझाया यहाँ पे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो फोर्स लगने की वजह से वहाँ पे कुछ चार्ज जो है डिस्प्लेस हो जाते हैं, और जैसे ही चार्ज डिस्प्लेस होते हैं इसका मतलब क्या, वहाँ पे करंट जनरेट होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, एज दिस मैग्नेट विल पास ओवर दिस कॉइल विथ हाई वेलोसिटी ड्यू टू दिस लाइंस द चार्जेस ऑफ दिस इनटू दिस कॉपर वायर विल स्टार्ट फ्लोइंग। जैसे ही चार्जेस यहाँ पे फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो जैसे चार्ज मूव करना चालू करेंगे तो इसका मतलब क्या, इसमें करंट प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ से एक टॉपिक यहाँ निकल के आता है जिसे हम कहते हैं मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि क्लास 12th में आपको पढ़ने मिलेगा, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। इस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, किससे, फाई से, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का ये सिंबल होगा, फाई होगा, इसे आप लोग नोट कर लेना। इसको भी आप लोग क्लास 12th में फिर दोबारा पढ़ोगे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक, ये जो मैग्नेटिक फील्ड में है ना, मैग्नेट को जब हम किसी भी कॉइल के नज़दीक लेकर आएंगे तो उसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, बट वो इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन को हम फाइंड करने के लिए हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज हम कहाँ पे करेंगे, for finding direction of induced current, है ना,
इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करेंगे। तो यहाँ पे थंब मोशन ऑफ कंडक्टर को इंडिकेट करेगा, मोशन ऑफ कंडक्टर। इसके पहले हम आपको क्या समझाए थे, थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, फोर्स को, लेकिन ये राइट हैंड रूल में मोशन ऑफ कंडक्टर को ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। इंडेक्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट करेगा, और ये करंट ये इंड्यूस्ड करंट को, फोर फिंगर इंड्यूस्ड करंट को ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। जब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम यहाँ पे रीड कर रहे थे, तो लेफ्ट हैंड रूल के लिए सपोज करते हैं यहाँ पे कि ये थंब अपर डायरेक्शन में है, थंब क्या है ये अपर डायरेक्शन। तो लेफ्ट हैंड रूल में ये थंब फोर्स के डायरेक्शन को बता रहा था, और यहाँ से इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा था, और यहाँ से फोर फिंगर है ना, ये फोर फिंगर किसको बता रहा था, ये करंट को, डायरेक्शन को, ठीक है ना। ये हो जाएगा इंडेक्स फिंगर। फिर से देख लो यहाँ पे हम दोनों यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दोनों को हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे। ये फिर से देखो, अगर हम राइट हैंड को ऐसे हम स्प्रेड करें है ना, इस डायरेक्शन से हाँ ऐसे, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और ये फिंगर मतलब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो इस तरह से अगर हम स्प्रेड करेंगे तो ये थंब अपर डायरेक्शन में जाएगा, अपर डायरेक्शन देख लो यहाँ पे। तो ये थंब किसको बताएगा यहाँ पे, मोशन ऑफ कंडक्टर को, और ये इंडेक्स फिंगर किसको बताएगा, ये बताएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा ये, और ये फोर फिंगर इंड्यूस्ड करंट को बताएगा। तो सपोज करते हैं यहाँ पे ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है ये, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये इनवर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये इनवर्ड है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इस तरह से ये कोई ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट पे ये मोशन इस डायरेक्शन में लग रहा है यहाँ पे, है ना, दिस इज द मोशन ऑफ कंडक्टर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ से हमें बताना है, तो लेट अस से ये कोई रेक्टेंगुलर ये सरफेस है, और इस रेक्टेंगुलर सरफेस में ये कोई यहाँ पे कंडक्टर हम यहाँ पे रख दिए हैं, और ये कंडक्टर का ये जो मोशन है इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे इस सरफेस का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, ये है ना, इनवर्ड है ये। तो यहाँ पे जब हम मोशन ऑफ कंडक्टर की बात करते हैं तो हमेशा हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करेंगे। क्यों लेफ्ट हैंड रूल यूज क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड रूल में मोशन की तो बात ही नहीं की गई वहाँ पे, ठीक है ना। बात मोशन ऑफ कंडक्टर की बात हमेशा केवल फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में बताया गया है ये। तो यहाँ पे जब हम राइट हैंड रूल का यूज करेंगे तो देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ड बताया जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फिंगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर हमारा इनवर्ड होना चाहिए, इंडेक्स फिंगर कैसा होना चाहिए, इनवर्ड। तो ये इंडेक्स फिंगर देखो, ये वाला इंडेक्स फिंगर ये इनवर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मोशन ऑफ दिस कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर यहाँ पे राइट साइड होगा, तो मोशन ऑफ कंडक्टर को थंब रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि हमें अपने फिंगर को इस तरह से ये रोटेट कराना होगा, है ना। जब यहाँ से ऐसे रखेंगे फिंगर्स, ये हो जाएगा क्या, एक मिनट, हाँ ऐसे हो जाएगा देखो। तो यहाँ से इंडेक्स फिंगर इनवर्ड क्यों हो जाएगा, और ये थंब क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। ध्यान देखना यहाँ पे हम कैसे यहाँ पे समझ जा रहे हैं यहाँ पे कि यही पोजीशन होगा यहाँ पे हमें चेक करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, तो इस वजह से इंडेक्स फिंगर को हम इनवर्ड रखेंगे, अंदर क्यों रखेंगे, और ये थंब क्या हो जाएगा, ये मोशन ऑफ कंडक्टर को बताएगा, तो ये इसी डायरेक्शन में इसको अलाइन कर देना है। तो अब देखो फोर फिंगर अब कहाँ जा रहा है, ये अपर डायरेक्शन में, यानी कि ये फोर फिंगर जैसे ही अपर डायरेक्शन में जाएगा तो इंड्यूस्ड करंट भी अपवर्ड हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं इन दिस कंडीशन द इंड्यूस्ड करंट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को जरा ऐसे आप समझो, अगर हम इस बार इस कंडक्टर को यहाँ पे ऐसे रख देते हैं ये, और ये मोशन ऑफ कंडक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में ये, है ना, मोशन ऑफ कंडक्टर इस डायरेक्शन में है। अब हमें, और मैग्नेटिक फील्ड इस बार इनवर्ड नहीं, इस बार आउटवर्ड है ये, ठीक है ना, आउटवर्ड है ये। अब इसको सॉल्व करो यहाँ पे, फिर से सुन लो। इन दिस magnetic field, the magnetic field is representing outward and the motion is representing as shown in the figure में जैसे शो किया गया है। तो दो चीज़ें दिया गया है, एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और यहाँ पे मोशन ऑफ कंडक्टर। तो इन्हीं दो डायरेक्शन में हमें दो फिंगर को अलाइन करना है। कौन कौन से दो फिंगर को,
मैग्नेटिक फील्ड को कौन बताएगा? ये हो जाएगा इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर किधर होना चाहिए? आउटवर्ड होना चाहिए। तो ये इंडेक्स फिंगर, अब इसको हमें आउटवर्ड रखना है ऐसे, देखो आउटवर्ड, जब ये आउटवर्ड ऐसे रखेंगे यहाँ पे, इस डायरेक्शन में आउटवर्ड रखेंगे यहाँ पे, है ना, और यहाँ से फिर मोशन क्या होना चाहिए? मोशन ऑफ कंडक्टर अपवर्ड, यानी कि थंब अपवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडेक्स फिंगर आउटवर्ड हो गया, थंब अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये देखो यहाँ पे ये फोर फिंगर क्या हो जाएगा? किस डायरेक्शन में? ये हो जाएगा राइट डायरेक्शन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये यहाँ पे इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में लगेगा ये, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। आप खुद जो है इस तरह से प्रॉब्लम बनाओ। यहाँ पे हम देखो एक बार यहाँ पे इस डायरेक्शन बनाए थे, इस बार अपवर्ड डायरेक्शन, आप जो है इस डायरेक्शन बनाओ, फिर डाउनवर्ड बनाओ यहाँ पे, और इस तरह से खुद फाइंड करो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल फ्लेमिंग्स का अगर यहाँ पे दोनों को डिफरेंस कर रहे हैं, तो आप सबको पता हो गया कि जब हम कभी भी हम यहाँ पे फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड करना होगा तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, और जब हमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन फाइंड करना होगा तो हमें क्या यूज करना है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करना है ये, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज लेंज लॉ, है ना। यहाँ पे हम लेंज लॉ के बारे में समझेंगे। देखो लेंज लॉ को समझाने के लिए दो साइंटिस्ट थे यहाँ पे, एक जर्मन साइंटिस्ट थे और एक रशियन साइंटिस्ट थे। जर्मन साइंटिस्ट में थे यहाँ पे हेनरिक फ्रेडरिक एमिल लेंज, और रशियन साइंटिस्ट थे इसमें यहाँ पे क्रिश्चियन नोविक एमिल, है ना। इन दोनों ने मिल करके 1834 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसे हम एमिल लेंज के नाम से हम जानते हैं ये, ठीक है ना। इस एमिल लेंज में इन्होंने ये समझाया था कि अगर हम किसी भी मैग्नेट को, है ना, किसी भी मैग्नेट को, जैसे ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, जब हम इस सोलेनॉइड के नज़दीक या फिर कॉइल के नज़दीक लेकर आते हैं विथ हाई वेलोसिटी साथ, तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे इंक्रीज होता है ये, है ना। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसका इंक्रीज होना चालू कर देता है। तो जैसे ही हम इस कॉइल के नज़दीक लेकर आते हैं, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स ये इंक्रीज होना चालू कर देता है। इसका मतलब ये कि अगर इस मैग्नेट को इससे दूर लेकर जाएंगे, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज होना चालू कर देगा। तो यहाँ पे दो केसेस होंगे, एक बार हम इस मैग्नेट को इस कॉइल के नज़दीक लेकर आएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, और इससे दूर लेकर जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, ठीक है ना। और इन्होंने सबसे अच्छी बात इन्होंने ये समझाया कि आप सबको पता है कि इस मैग्नेट के अंदर कुछ एनर्जी होती है। मैग्नेट के अंदर क्या होती है? कुछ एनर्जी, जिसे हम मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना, मैग्नेटिक एनर्जी। तो जैसे ही हम इस मैग्नेट को विथ हाई वेलोसिटी के साथ इस सोलेनॉइड या फिर कॉइल के पास से, इसके ऊपर से हम पास कराते हैं, तो ये मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ही इन्होंने डिफाइन कर दिया। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप सबको पता है, एनर्जी को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं, न ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम कह सकते हैं ये। तो इन्होंने भी, ये दोनों लोगों ने मिलकर के इसको समझाया यहाँ पे ये, ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा लेंज लॉ क्या है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एसी जनरेटर। इसके पहले हम आपको समझाए थे डीसी मोटर, अब यहाँ पे होगा ये एसी जनरेटर। तो यहाँ पे अगर हम एसी जनरेटर की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें यहाँ पे एक हमें यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है ना, इस तरह से ये। और डीसी मोटर में भी हमने यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया था, सेम ऐसे यहाँ पर भी। और इसके इस मैग्नेटिक फील्ड में हमें यहाँ पे एक आयरन प्लैंक को इस तरह से प्लेस करना है, जैसा कि हम इसके पहले प्लेस कर रहे थे, किसमें? डीसी मोटर में। सो लेट अस से दिस इज द साउथ पोल एंड दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द आयरन प्लैंक PQRS। और यहाँ पे हम यहाँ पे लगा देते हैं क्या, ये हो जाएगा आर्मेचर, ठीक है ना, ये आर्मेचर हो जाएगा। और इस आर्मेचर का रोटेशन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और इस आर्मेचर के थ्रू हम यहाँ पे एक हम स्लिप रिंग्स लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, जैसा कि इसके पहले हम स्लिप रिंग लगा रहे थे किसमें? डीसी मोटर में। सेम ऐसे यहाँ भी लगाना है। और इस प्लैंक को थोड़ा आगे की ओर हम यहाँ पे और बढ़ाएंगे और एक और यहाँ पे स्लिप रिंग लगाएंगे इस तरह से ये, ठीक है ना। तो ये दो स्लिप रिंग लगाएंगे, लेकिन दोनों का पेयर में एक साथ हमें नहीं लगाना, दोनों को अलग अलग लगाना है। एक को पहले लगाना है और दूसरे को थोड़े दूर डिस्टेंस पे लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ से सपोज करते हैं ये
स्लिप 1 हो गया और ये स्लिप रिंग 2 हो गया, ठीक है ना। इसी को हम कॉम्यूटेटर बोलेंगे यहाँ पे। तो जब डीसी मोटर की बात करते हैं तो डीसी मोटर में स्लीट स्लिप रिंग एक साथ पेयर में कनेक्ट किया जाते हैं, लेकिन जब हम एसी जनरेटर की बात करते हैं तो ये दोनों स्लिप रिंग्स यानी कि कॉम्यूटेटर ये सेपरेटली यहाँ पे कनेक्ट किए जाते हैं ये, ठीक है ना। और यहाँ से एक हम ब्रश यहाँ पे लगाएंगे। इस ब्रश का काम ये होगा कि इस रोटेटर को यानी कि एक्सल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये रोटेट करे, और दूसरा ब्रश यहाँ पे लगाएंगे, ये हो जाएगा ब्रश B1 और ये हो जाएगा ब्रश B2 हो जाएगा। इस ब्रश का मेन फंक्शन ये होता है कि इस एक्सल को एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में रोटेट करना, ठीक है ना। इस ब्रश का काम ये होता है। तो इस तरह से ये जो PQRS यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर ये आयरन प्लैंक्स यहाँ पे ऐड किए हैं, इसके साथ ये एक्सल और इस यहाँ पे इसके साथ कॉपर वायर को हम रैप कर देंगे, तो इस तरह से ये आर्मेचर ये बन जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम मेनली 3 पार्ट्स की बात करेंगे, है ना, 3 कंपोनेंट्स की बात करेंगे। पहला क्या होगा, यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, दूसरा होगा आर्मेचर और तीसरा होगा स्लिप रिंग्स जिसे हम कॉम्यूटेटर भी कहते हैं, और चौथा आप नोट करना चाहो तो ब्रश भी आप कह सकते हो। अब फिर यहाँ से अब हमें सप्लाई देना होगा। सप्लाई देने के लिए यहाँ से हम किसी भी बैटरी को इस तरह से हम कनेक्ट कराएंगे, और यहाँ पे अगर ज़रूरत है तो हम यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस भी हम लगा सकते हैं ये, ठीक है ना। और ये हो जाएगा बैटरी तो यहाँ नहीं, यहाँ पे हम एसी करंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पावर सप्लाई देना होगा, ठीक है ना। तो पावर सप्लाई यहाँ पे यहाँ पे जब देंगे तो इस तरह से जैसे इसमें करंट यहाँ पे फ्लो करना चालू होगा, तो ये एसी जनरेटर है तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो इसका मेन फंक्शन ये होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। और इसके पहले जो हम डीसी मोटर पढ़ रहे थे वो डीसी मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, लेकिन ये क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। और यहाँ पे देखो डीसी मोटर को आपको समझाए थे वो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्रिंसिपल पे काम करता है, लेकिन ये जो जनरेटर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये काम करता है ये, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये काम करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो डीसी मोटर में जब भी हम स्लिप रिंग्स लगाते हैं तो हम एक पेयर में लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो एसी जनरेटर में हम दोनों यहाँ पे सेपरेट यहाँ पे यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इसके मेन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिफरेंसेस जाएंगे डीसी मोटर और ये एसी जनरेटर में, ठीक है ना। आप सबको पता है ट्रांसफार्मर क्या होगा, इसके पहले हम आपको समझाए थे ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, है ना। जब ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर उसमें हम आपको समझाए थे, तो उसमें हम ट्रांसफार्मर भी आपको समझा रखे थे। ट्रांसफार्मर क्या समझाए थे वहाँ पे कि अगर हम किसी भी पावर स्टेशन से, है ना, पावर स्टेशन से जब हम सप्लाई देते हैं तो वहाँ पे एक तरह का ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है जो कि हायर पोटेंशियल को लो पोटेंशियल से हम बेचते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। फिर लास्ट में एट लास्ट जब सिटी सब स्टेशन से हमें सप्लाई अपने हाउस में अगर देना होता है तो वहाँ पे जो ट्रांसमिशन यानी कि सप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर करते हैं, तो वो हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं तो अगर हमें लोअर वोल्टेज को हायर की ओर बढ़ाना है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, और लोअर और हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करना होगा ये, ठीक है ना। आप सबको पता है कि हमारे घरों में जो भी अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या फिर गैजेट्स जो यूज किया जाते हैं, जैसे टेलीविज़न है, तो टेलीविज़न के लिए वहाँ पे टोटल वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है 2000 वोल्टेज, और हमारे घरों में कितना आता है, मात्र 220 वोल्टेज। तो ये 220 वोल्टेज को किस तरह से हम 2000 वोल्टेज तक हम यहाँ पे पहुँचा सकते हैं, लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना होगा, जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो सेम रहना चाहिए, ठीक है ना। एक नॉर्मल हाउस के लिए जो फ्रीक्वेंसी देखा जाता है इलेक्ट्रिकल करंट का वो 50 हर्ट्ज का होता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब हम इस फ्रीक्वेंसी को जब हम कांस्टेंट रखेंगे और वोल्टेज को जब हम हायर लगाते हैं तो टेलीविज़न के अंदर
छोटा सा वहाँ ट्रांसफार्मर फिट कर दिया जाता है। उस ट्रांसफार्मर का काम ये होगा कि लो वोल्टेज को और स्टीव को जितना वोल्टेज चाहिए उतने वोल्टेज तक वो इंक्रीज कर देगा ये, ठीक है ना, मतलब लो से हायर वोल्टेज कर देगा। तो वहाँ पे उस टेलीविज़न में स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, छोटा सा, ठीक है ना। फिर दूसरे केस में अगर हम रेडियो की बात करें तो रेडियोस को मात्र 6 वोल्ट की या फिर 9 वोल्ट, है ना, इस तरह से उसको वोल्टेज चाहिए। तो उसमें जब हम उसमें यूज करते हैं ट्रांसफार्मर, तो वो हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में वो कन्वर्ट कर देता है। तो वो देखो हमारे घर में 220 वोल्टेज आता है, तो 6 वोल्टेज तक उसे डाउन कराने के लिए यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करना होगा। देखो इन दोनों एग्जाम्पल से बस इतना कंक्लूजन आप निकालो कि जो भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं अगर उनको हाई वोल्टेज चाहिए, है ना, हाई वोल्टेज यानी कि 220 वोल्टेज से ज़्यादा अगर पावर चाहिए तो वोल्ट पोटेंशियल चाहिए, तो उसके लिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर उस गैजेट के अंदर फिट कर देते हैं। अगर उस गैजेट यानी कि लो वोल्टेज का अगर ज़रूरत है तो हम उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर फिट कर देते हैं ये। तो इस तरह से हम दो ट्रांसफार्मर के बारे में हम मेनली स्टडी करते हैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम देख लेते हैं। एज यू कैन सी ऑन दिस बोर्ड आई हैव ड्रॉन हियर दिस टू स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। थोड़ा ध्यान से समझना इसको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो साइड में आपको इस तरह से ये शेप दिख रहा है, ये कई सारे यहाँ पे प्लेट्स, ये आयरन प्लेट्स ये बने रहते हैं, है ना, कई सारे आयरन प्लेट्स का ये मिक्सचर यहाँ पे स्टेप ये प्लेट बना होता है ये इस तरह से ये। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो इसे हम बोलते हैं ये प्राइमरी पार्ट्स इसका, और ये सेकेंडरी पार्ट्स है ये, ठीक है ना। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये। तो इसके जो प्राइमरी पार्ट्स हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है, NP का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी पार्ट्स, यहाँ पे बहुत ही कम होते हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी पार्ट्स में इसमें बहुत ही ज़्यादा होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी पार्ट्स इज लेस देन the number of turns in secondary part in case of step up transformer। और इस कंडीशन में ये जो रेशियो यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे दो रेशियो निकालते हैं, एक होता है NS/NP। ये जो रेशियो होता है ये इस रेशियो को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। इसको फिर से समझ लो, यहाँ पे NS/NP का रेशियो जो होगा जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी पार्ट्स इज मोर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी पार्ट। मतलब कि प्राइमरी पार्ट्स में नंबर ऑफ टर्न्स इसमें बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इसमें कम होते हैं, जिसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है आप समझ सकते हो, यहाँ पे ये लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर यहाँ पे बढ़ाता जाएगा, यहाँ यानी कि हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे पावर सप्लाई जब भी हम करते हैं ये। तो पावर सप्लाई में यहाँ पे देखो, ये एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। तो इनपुट का मतलब जो हम सप्लाई एक पोजीशन से एक स्टेशन से दूसरे जगह देना है, तो एक जगह से हमें देना है तो दूसरे जगह यानी कि दूसरे जगह हमें आउटपुट लेकर जाना होगा। तो ये इनपुट और ये आउटपुट यानी कि ये स्टेशन से जो आता है यहाँ पे कनेक्शन, इसको यहाँ कनेक्ट कराएंगे और हमें बाद में जिस स्टेशन पे भेजना होगा, है ना, स्टेशन वहाँ पे जिस स्टेशन पे भेजना होगा सब स्टेशन पे, वहाँ पे ये सप्लाई हम आउटपुट से दे देते हैं। फिर उसके बाद से इसमें अगर हम देखें कनेक्शन कि यहाँ पे स्टेप डाउन का कनेक्शन क्या होगा, ये इनपुट और यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे। तो मतलब कि हमें जिस घर में कनेक्शन देना है तो उस घर में कनेक्शन देने के लिए हम यहाँ से आउटपुट से कनेक्शन देते हैं। ये तो इनपुट यानी कि जो आ रहा है कनेक्शन, है ना, वहाँ से इनपुट दे देते हैं ये। तो इस तरह से हम स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पे समझ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी पार्ट्स इज लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी पार्ट। ठीक इसी का उल्टा यहाँ हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी पार्ट्स इज मोर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी पार्ट, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जब इसको हम करें यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो ये नंबर ऑफ टर्म्स जब प्राइमरी पार्ट्स में ज़्यादा होंगे यहाँ पे, यानी कि जो वैल्यू आएगा हमें मोर देन 1 मिलेगा ये, है ना, हमेशा मोर देन 1 मिलता है। इस कंडीशन में इसका जो वैल्यू होगा मोर देन हम लेस, यहाँ पे हमें मोर देन 1 मिलेगा और इस कंडीशन में लेस देन 1 मिलेगा, ठीक है ना, इसको सही कर लेना। इस कंडीशन में लेस देन 1 मिलेगा। क्या लेस देन 1 मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यहाँ पे निकालेंगे तो ये हमें लेस देन 1 मिलेगा और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन जब रेशियो निकालेंगे हमें ग्रेटर देन 1 मिलेगा। इस चीज़ को जरा आप समझ लेना, ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या होता है।
ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी पार्ट्स एंड प्राइमरी पार्ट्स। सेकेंडरी और प्राइमरी पार्ट्स में जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, अगर इनको हम इस पार्ट्स में रेशियो को फॉर्म नोट करें तो इसे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलेंगे। और इस कंडीशन में स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या होगा, लेस देन 1 होता है। और यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है ये, ठीक है।